हेलो बच्चों, आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे, है ना। तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम आई होप सभी लोगों ने पढ़ लिया है बिफोर यू गेट ऑन टू दिस चैप्टर, ठीक है। तो इस चैप्टर में जैसे हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है ना, तो बेसिकली वी रेड अबाउट या वी स्टडीड इक्विलिब्रियम ओवर देयर। यहाँ पर भी हम इक्विलिब्रियम ही पढ़ेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है कि केमिकल इक्विलिब्रियम में जो इक्विलिब्रियम था वो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के बीच में था, मतलब वो कंपाउंड जिसमें मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम जो बात करेंगे, यहाँ पे हम क्या है कि कोई कंपाउंड मोस्टली उसमें या तो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं या फिर पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं जो कि आयंस में टूट जाते हैं। तो कंपाउंड और उसके करस्पॉन्डिंग आयंस के बीच में कोई इक्विलिब्रियम सेट हो तो हम उसको स्टडी करेंगे, ठीक है जी। तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो सब पढ़ेंगे, है ना, कि एसिड्स के डिफरेंट टाइप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स कितने टाइप के होते हैं वो पढ़ेंगे। वी विल ऑल्सो स्टडी कि भाई पीएच पीओएच होता क्या है या पीकेए क्या होता है ना। इसमें हम आयनाइजेशन या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कुछ इस तरीके का भी आता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वो क्या होता है वो भी हम देखेंगे, है ना। एंड देन वी विल ऑल्सो गो ऑन टू हाइड्रोलिसिस एंड वी ऑल्सो विल टेक अ लुक एट बफर सोल्यूशंस, ठीक है। तो ये कुछ मेन चीज़ें हैं इसकी। ये चैप्टर ऐसा है कि यार इसको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में नहीं रखा तो मतलब ये हाथ से निकल जाएगा। मतलब तुम लगा लो तुमने एक महीना अच्छे से पढ़ा, अच्छे से इसको समझ लिया एंड यू हैव लाइक एक्सपर्टीज़ इन दैट, लेकिन अगर तुमने से क्वेश्चंस मान लो तुमने 6 महीने के लिए फिर छोड़ दिया, तो दिस इज़ वन चैप्टर विच लाइक इट टेक्स अ लॉट फॉर इट टू कम बैक अगैन, ठीक है ना। उसमें तुम्हें समय लगेगा और तुम्हें एनर्जी भी लगेगी, गॉट इट। तो इस चैप्टर को अच्छे से तो करना ही है, लेकिन टच में रहना है इसके, ठीक। मान लो तुमने 11th में से कर लिया, अब तुम बोलोगे कि सीधे यार जब 12th का कंप्लीट करके उसके जब मैं रिविजन करूँगा तब मैं आयनिक इक्विलिब्रियम देखूंगा, मैं बता रहा हूँ उसके बाद हाथ पाँव फूल जाएंगे, यू वोंट बी एबल टू डू इट, ठीक। तो ये चैप्टर मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ ये बात क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था। मैं इस चैप्टर को करता था, मुझे लगता था अरे वाह क्या बात है, आई एम द बेस्ट, है ना, मुझे बड़े मज़ा आते थे इसमें फिर करने पे। अब लेकिन मान लो इसको छोड़ के आप कुछ और करने लगो, मान लो इनऑर्गेनिक में घुस गए कि भाई चलो अब इनऑर्गेनिक निपटाते हैं, या फिर मे बी ऑर्गेनिक में घुस गए, तो आप वहाँ जा रहे हो और मान लो लेट्स से 3 या 4 महीने में कोई एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें आयनिक का क्वेश्चन आ गया, तो ये लाइक डम फाउंडेड कि अरे यार यहाँ पे वो क्या कर, इसमें फॉर्मूले भी बहुत सारे हैं, इसलिए भी मैं ये बात कह रहा हूँ, है ना। तो दिस चैप्टर इन इट सेल्फ इज़ क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इसके बेसिस तुम्हारे थोड़ा बहुत जो है रिडॉक्स रिएक्शन जो है वहाँ से आएगा, और थोड़ा पोर्शन जो है तुम्हारा व्हाट डू यू कॉल दिस, या इसमें जो चीज़ें हैं दे विल बी यूज्ड इन 12th स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। जब हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे वी विल बी एबल टू डील विद दैट चैप्टर एज वेल, ठीक है। तो मोटा मोटी ये है इसका हिसाब। 11th में स्कूल में देखो कितना ही पूछ सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, डेफिनेशंस पूछेंगे कुछ बेसिक, जैसे ऑसवर्ल्ड्स डाइल्यूशन लॉ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, लाइक बहुत थियोरेटिकल पूछेंगे। लेकिन जेई में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन फिजिकल केमिस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट, इफ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, क्योंकि इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और यूँ समझो एडवांस में तो बहुत अच्छे क्वेश्चन बन ही सकते हैं। तो एडवांस में तो के लिए तो एकदम बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, गॉट इट। सो हैविंग सेड दैट लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम तुम देख रहे हो तो इसके बारे में लिख लो पहले कि ये किस चीज़ के बारे में है। तो उसमें लिखो केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम डेल्ट विद मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, है ना, डेल्ट विद मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। इसमें ब्रैकेट में लिख लेना रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कंपाउंड्स हैविंग कोवलेंट बॉन्ड्स, मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है ना। लिख लो रिएक्शंस में ब्रैकेट में लिखना रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कंपाउंड्स हैविंग मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड्स, कॉमा, एंड आयनिक इक्विलिब्रियम डील्स विद आयनिक रिएक्शंस, डील्स विद आयनिक रिएक्शंस। उसमें ब्रैकेट में लिख लेना कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कंपाउंड्स हैविंग आइदर आयनिक बॉन्ड और पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग
कंपाउंड्स हैविंग आयनिक बॉन्ड और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। तो इसमें होता क्या है, इसको देखो, जैसे ए बी करके कोई कंपाउंड है। अब इसमें मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इसमें आयनिक बॉन्ड है या पोलर कोवेलेंट, उन दोनों में से कोई सा भी एक हो सकता है। अब ये टूटा, ठीक है जी, टूट के ये ए प्लस और बी माइनस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये टूटेगा कैसे, सब चलो ठीक है, पहले तो ये देखते हैं कि ये टूटा, ये टूट के ऐसे इन दोनों में आ गया। अब इसके और इन दोनों आयंस के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेट हो गया, ठीक है। तो मतलब इक्विलिब्रियम सेट बिटवीन अ कंपाउंड एंड इट्स कंपोनेंट आयंस या इट्स करस्पॉन्डिंग आयंस जो उसके हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब ये आयन कैसे बनेगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुम्हें याद होगा कि मैंने बताया था कि भाई कोई भी आयनिक कंपाउंड को अगर आप किसी चीज़ में डिसॉल्व करते हैं, अच्छा चलो सॉल्वेंट की भी बात कर लेते हैं, इसमें इस चैप्टर में अनलेस, इनफैक्ट ऑल ओवर केमिस्ट्री में अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड द सॉल्वेंट इज वाटर ओनली। इस चैप्टर में तो 100% है, अगर मेंशन नहीं है अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड द सॉल्वेंट इज ऑलवेज वाटर। क्लियर होगी बात, पहली चीज़ तो ये चीज़ लिखनी है, सॉल्वेंट इज ऑलवेज वाटर अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है इसमें कि ये टूट कैसे रहा है। भाई ए बी है, मान लो NaCl है फॉर एग्जांपल, NaCl जो घर में नमक खाते हो, NaCl को तुमने रखा, थोड़ी देर उसकी तरफ देखते रहे, 1 घंटा देख लिया, क्या वो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा? या तुम इतना कॉन्सेंट्रेट कर दो कि बोलो कि टूट जा और Na प्लस और Cl माइनस में वो अलग अलग हो जाएगा? नहीं, इट वोंट हैपन, बिकॉज ये ब्रेकअप होने के लिए किसी भी आयनिक कंपाउंड को या पोलर कोवेलेंट कंपाउंड को उसके करस्पॉन्डिंग आयंस में टूटने के लिए वी नीड टू डिसॉल्व इट इन सम सॉल्वेंट। बिना सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए कभी भी टूटेगा नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? तो लिखो, नो कंपाउंड, ब्रैकेट में लिखना आयनिक और पोलर कोवेलेंट, नो कंपाउंड आयनिक और पोलर कोवेलेंट will break into its constituent ions, into its constituent ions on its own. It happens only when it is dissolved, in a polar solvent, ठीक है, इन अ पोलर सॉल्वेंट, ब्रैकेट में लिख लेना यूजुअली वाटर, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट यूजुअली वाटर, गॉट इट, ठीक है ना। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँ तो तुम्हारे पास क्या है, HCl, अगर ये टूटा है ना, तो ये कैसे टूटेगा? जैसे देखो यहाँ पे वाटर में इसको डिज़ोल्व करोगे और ये वाटर में ही टूटेगा और ये Cl माइनस में ही टूटेगा। तो वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो, और इसके बीच में, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, PCB, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर मैं NaCl की बात करता हूँ तो यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है, इसमें आयोनिक बॉन्ड है, ये टूटेगा Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस एंड ये एक्वस। आर वी क्लियर अबाउट दिस? सिंपल इनफ, ठीक है जी। सॉल्वेंट इज यूजुअली दिस, और अगर तुम देखो तो इस तरीके से कंपाउंड अपने उसमें टूटेगा, लेकिन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अ पोलर सॉल्वेंट यूजुअली वाटर, ठीक है जी। तो इसी तरीके से हम ये लिख सकते हैं कि ये भी एक्वस रहा होगा, ठीक है, अनलेस, क्योंकि अभी अपने को मेंशन नहीं है बोल के अपन ये यूज़ कर रहे हैं, या फिर मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये मेंशन किया ही है, ठीक है। अब इनके बीच में इक्विलिब्रियम है, इनके बीच में इक्विलिब्रियम नहीं है, वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो उसमें लिख लो, द अबाउट टू कंपाउंड्स ब्रेक अप इन सोल्यूशन स्टेट ओनली, ब्रेकअप इन सोल्यूशन स्टेट ओनली, सोल्यूशन मतलब वाटर में सोल्यूशन स्टेट ओनली, एंड नॉट इन गैसियस और सॉलिड स्टेट,
एंड नॉट इन गैशियस और सॉलिड स्टेट। ठीक है जी, चलो इक्विलिब्रियम की, ठीक है, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखवाने से पहले तो मैं ये बता देता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। ये जो है इसकी टेंडेंसी होती है ये पूरा पूरा टूट जाता है, तो अगर ये पूरा का पूरा टूट गया, ये 100% रिएक्शन हो गई, तो क्या होगा, देयर विल बी नो इक्विलिब्रियम हियर। भाई अगर 100% रिएक्शन हो गई, ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया इसमें, ये जीरो रह गया, तो क्या होगा, देयर विल बी नो इक्विलिब्रियम। सेम वे हियर, इसमें क्यों होता है, क्या होता है, उसमें आगे बात करेंगे, बट फॉर द टाइमिंग ये समझो कि इसमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा 100% इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इक्विलिब्रियम का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि ये कुछ हद तक इसमें कन्वर्ट होता है, कुछ ऐसे ही रह जाता है। लेट्स से 60% इसमें कन्वर्ट हो गया, 40% ऐसे ही रह गया, तो देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन दीज टू आयंस एंड दिस कंपाउंड। गॉट दैट? ठीक है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है, उसकी डेफिनेशन लिखो। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड बिटवीन डिसोसिएटेड पार्ट्स, डिसोसिएटेड पार्ट्स मतलब कॉमन ब्रैकेट में लिख लेना आयंस, डिसोसिएटेड पार्ट्स ब्रैकेट में आयंस एंड undissociated part is known as ionic equilibrium। ठीक है ना, equilibrium established between dissociated part ions and undissociated part is called या is known as ionic equilibrium। इसके एग्जाम्पल तुम्हारे पास सामने है ही। ठीक है, इसमें अगर तुम चाहो तो तुम ये चीज़ ऐड कर सकते हो कि भाई दिस पर्टिकुलर वन इज द undissociated part। ठीक है, एंड दीज टू आर दी डिसोसिएटेड वंस। ठीक है, डिसोसिएटेड पार्ट आयंस। ठीक है, तो चलो जी अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। क्लासिफिकेशन जो सब्सटेंस का है वो दो तरीके से होता है भाई, बताता हूँ। पहला हो गया तुम्हारा तो तुम्हारा हो गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, पहला तो हो गया तुम्हारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा हो गया इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन से हुए, जो कि अपने करस्पॉन्डिंग आयंस में या कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाते हैं, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और दूसरे होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे इलेक्ट्रोलाइट में मैंने एग्जांपल किसका दिया, वैसे भी दिया नहीं है, मैंने एक बेसिक ऐसी इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, अगर NaCl की मैं बात करूँ तो NaCl तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ठीक है, NaCl इज योर इलेक्ट्रोलाइट, HCl इज योर इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करूँ तो वो अपने जो वो कंपाउंड्स या वो सब्सटेंसेस जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूटते नहीं हैं, जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूटते नहीं हैं। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? तो इसमें लिख लो इलेक्ट्रोलाइट्स में substances which dissociate into their component ions या constituent ions, substances which dissociate into their constituent ions, ब्रैकेट में लिख लेना, only when they are dissolved in a solvent। ठीक है ना, ऐसे तो मतलब NaCl को रखो सालों साल, it won't, है ना, इट वॉन्ट गेट डिसोसिएटेड इनटू इट्स आयंस। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना। जब उसको डिसॉल्व करोगे, अगर वो अपने उसमें टूट जाता है, तो इसको इस तरीके से लिख दो, सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट इनटू देयर कंपोनेंट आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट। ठीक है, व्हेन डिसॉल्व्ड इन अ पोलर सॉल्वेंट, व्हेन डिसॉल्व्ड इन अ पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा इसमें अगर तुम देखो, अगर मैं एग्जांपल देता हूँ HCl का, तो इसके बीच में तुमने देखा कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड था और NaCl के बीच में आयनिक बॉन्ड है ना। तो ये ध्यान रखना है कि ये वो कंपाउंड्स होंगे या वो सब्सटेंसेस होंगे जिनके अंदर
पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हो, सॉरी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हो या फिर आयनिक बॉन्ड्स हो। ठीक है, तो लिखो कंपाउंड्स हैविंग आयनिक बॉन्ड IB, आयनिक बॉन्ड IB और IB इंटेलिजेंस ब्यूरो है ना, तो वहाँ से याद रखने की कोशिश करो IB। ठीक है, और PCB जैसे प्रिंटर सर्किट, वैसे PCB तुमको नहीं पता होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट होता है ना, तो PCB पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, जो जिन कंपाउंड्स में ये होगा उन कंपाउंड्स में हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है, क्लियर होगी बात, ये ध्यान रखना है। चलो जी, एक एग्जाम्पल भी तुमको दे दिया है। नेक्स्ट लिखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स substances which do not dissociate, substances which do not dissociate into ions, substances which do not dissociate into ions on being dissolved in a solvent, on being dissolved in a solvent। जैसे अगर मैं बात करूं, I will talk about यूरिया, ठीक है, I will talk about ग्लूकोज, I will talk about सुक्रोज, है ना। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो ये कभी भी टूटते नहीं हैं, दे डू नॉट ब्रेक अप इनसाइड वाटर। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ NH2CO NH2। ठीक है, तो दिस इज़ C6H12O6, दिस इज़ C12H22O11। ठीक है, इन सब के बीच में क्या है, इनके बीच में नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। तो लिखो इसमें कंपाउंड्स हैविंग नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, कंपाउंड्स हैविंग नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, एग्जाम्पल यूरिया, ग्लूकोज एंड सुक्रोज। ठीक है जी, ये लिख लो। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, इस चैप्टर में हमें कोई मतलब नहीं है, हालांकि हम उसके बारे में भी कहीं आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन हमें मतलब किससे है, ऐसे कंपाउंड से जो अपने आयंस में टूट सके और उसके साथ में ये अपना इक्विलिब्रियम सेटअप कर सके, मतलब ऐसी कोई सिचुएशन बने। तो ऐसी सिचुएशन देने वाले सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स ही तो होते हैं, है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स तो होते नहीं। तो वी आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर तुम देखो तो उसको क्लासीफाई कैसे किया जाता है, दो तरीक़ों से। वन इज़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड अनदर वन इज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो लिख लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसमें लिख लो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ऑन मतलब इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से पहले लिखना, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट लाइन अबाउट दिस, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझ में आता है कि भाई उसका कितना फ्रैक्शन टूटा एक मोल में, एक मोल में कितना फ्रैक्शन टूटा। एक मोल में 0.5 मोल्स टूटे तो हम कहेंगे उसका अल्फ़ा जो है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 0.5 है। पिछले वाले चैप्टर में भी हमने देखा है। तो लिखो इसमें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट्स आर क्लासिफाइड, इलेक्ट्रोलाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, इलेक्ट्रोलाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। पहला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में लिख लो, इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर, इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर completely ionized or dissociated या 100% dissociated in the solution। ठीक है, लिखो। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये दिख लेना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, इसको हम SE से रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू आउट द चैप्टर। तो लिख लो इसको, इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर 100% आयोनाइज्ड, इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर 100% आयोनाइज्ड। ठीक है, 100% आयोनाइज होने का मतलब क्या हुआ, एक मोल दिया था, एक मोल में से पूरा का पूरा एक मोल आयनाइज हो गया, इसका मतलब अल्फ़ा क्या हुआ 1। भाई पूरा का पूरा हो गया ना, अल्फ़ा सबसे ज़्यादा 1 ही हो सकता है। तो इसके केस में हमेशा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1, हमेशा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में यू विल ऑलवेज नो द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, यू विल ऑलवेज नो द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। कहीं पे या तो दिया हो कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, या तुम्हें पता हो
कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, या कहीं मतलब जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे तुम इन्फरेंस निकाल पा रहे हो, यू आर एबल टू डिड्यूस, तुम ये काइंड ऑफ डिसाइड कर पा रहे हो, कंक्लूड कर पा रहे हो कि हाँ ये जो इलेक्ट्रोलाइट दिया है ये स्ट्रॉन्ग है ना, दैट्स व्हाट द थिंग इज, ठीक है, कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका अल्फ़ा हमेशा 1 होगा। तो जहाँ पर भी तुम्हें पता चल जाए किसी भी तरीके से कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसका अल्फ़ा 1 होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो लिखो, ठीक है, इफ़ यू नो लाइक इफ़ एन इलेक्ट्रोलाइट इज़ गिवन टू बी स्ट्रॉन्ग, if an electrolyte is given to be strong, or you are able to surmise that, or if you are able to surmise that, then the alpha will always be equal to 1, then the alpha will always be equal to 1। अब अगर मैं कहता हूँ कि ये पूरा का पूरा टूट चुका है इसमें, तो अगर मैं शुरुआत करूँ t = 0 से, तो उस वक्त मान लो ये C था, ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन C था, मोल्स नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूँ। पिछले वाले उसमें हम मोल्स लेते थे ना, इसमें आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्सेंट्रेशन। इसकी कॉन्सेंट्रेशन C थी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन अभी 0 है, ठीक है। अच्छा, T = मान लो एंड हो गया, एंड मतलब जब ये पूरा का पूरा इसमें चेंज हो चुका है, यही तो बात बोली ना हमने, दैट इट गेट्स 100% डिसोसिएटेड। तो ये फाइनल जो होगा ये 0 होगा, ये C हो चुका होगा और ये C हो चुका होगा, ठीक है, ये 100% टूट चुका होगा। तो क्या तुम यहाँ पे इक्विलिब्रियम देख सकते हो? बोलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम सेट होगा ही नहीं, यहाँ पे ये तो 0 है भाई, सारी की सारी वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो होनी चाहिए ना इक्विलिब्रियम के लिए, है ना। अगर ये 100% इसमें कन्वर्ट हो गया तो फिर ये बचा ही कहाँ, और बचा ही कहाँ, तो जब ये बचा ही नहीं तो इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है ना। तो इसको लिख लो, सच इक्वेशन या सच इलेक्ट्रोलाइट्स डू नॉट establish equilibrium, such electrolytes do not establish equilibrium। इक्विलिब्रियम establish नहीं होगा, साफ साफ दिख रहा है। इक्विलिब्रियम तब establish होता है जब दोनों की दोनों क्वांटिटीज़ थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही सही लेकिन प्रेजेंट हो, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, ये बचा है, तो कोई इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं हुई। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो लिख लो इसको, जो मैंने यहाँ लिखा है उसको लिख लो, ठीक है जी। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में जो एसिड्स हैं, ठीक है, H2SO4, HNO3, H3PO4, नहीं सॉरी H3PO4 नहीं, HClO4, HiHBr, HCl, ये सारे के सारे जो एसिड है, दीज एटलीस्ट दीज 6 आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। मतलब ये जो है अपना 100% पानी में डालो यदि 100% टूट जाएगा, ये पानी में डालो तो 100% टूट जाएगा, ठीक है। लिख लिया, HClO4 HCl ये हो गया। अच्छा, अब अगर हम बात करें बेसिस में, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कि NaOH है। भाई देखो बेसिस, इसका बेसिस क्या है, एसिड जो होते हैं हमेशा किससे बनते हैं, नॉन मेटल से, सब नॉन मेटल से बनते हैं, ठीक है। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या जो जितना ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड होगा उसका एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सेम वे अगर तुम बेसिस की बात करो तो बेस किसके ज़्यादा अच्छे होते हैं, जो सबसे ज़्यादा मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं, या है ना, तो कौन से होते हैं वो वाले एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा मेटालिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी, दे आर दी S ब्लॉक एलिमेंट्स, फर्स्ट 2 ग्रुप्स, ठीक है जी। तो यहाँ NaOH हो गया, KOH हो गया, RbOH हो गया, CSOH हो गया, CaOH होल ट्वाइस हो गया, SrOH होल ट्वाइस हो गया, एंड BaOH होल ट्वाइस हो गया, ठीक है जी। लिख लिया ये, ठीक, गॉट इट। इसमें अगर तुमको मैं बोलूँ तो दीज 2 आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस, मतलब ये सबसे ज़्यादा डिस्कस किए जाते हैं इस चैप्टर में, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिस्कस नहीं किए जाते, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कम आउट ऑफ दीज ओनली, ठीक है। तो आर वी क्लियर, दिस इज इट, गॉट इट।
चलो जी, अब हम सॉल्ट्स की बात कर लेते हैं। सॉल्ट्स, इसमें सॉल्ट्स भी स्ट्रॉन्ग सेट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि सॉल्ट में क्या है, आयनिक बॉन्ड होगा ना, आयनिक बॉन्ड रहेगा। हालांकि सॉल्ट्स तो बहुत सारे होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ को इन्यूमरेट कर रहा हूँ, जैसे NaCl, ठीक है, जैसे CH3COONa, जैसे NH4Cl, जैसे CH3COONH4, ठीक है। ये सारे के सारे क्लियर होगी बात। इनमें तुम देखोगे कि ये आयनिक बॉन्ड वाले। अब जब इसमें अगर तुम देखो दिस थिंग NaCl, हालांकि ये वाला तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बाकी इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम देखो तो कैसे टूटेगा ये Na प्लस और Cl माइनस में, है ना। अच्छा, इसको अगर तुम देखो तो ये किससे आया होगा, NaOH और HCl को मिला के आया होगा NaCl। तो तुम कह सकते हो कि NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग, सॉरी ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो SASB टाइप का हो गया। इसमें अगर तुम देखो तो ये कहाँ से आया, एक तो आयन है इसमें CH3COO माइनस, और दूसरी क्या है Na प्लस, ठीक है। तो ये किससे आया है, CH3COOH, विच इज़ अ वीकर एसिड, क्योंकि यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग एसिड में उसका नाम ही नहीं है, तो ये वीक एसिड। और ये किससे आया, NaOH से, तो स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नाम से हम इसको जानेंगे। सेम वे अगर मैं NH4Cl की बात करता हूँ, तो NH4Cl में अगर तुम देखोगे तो किस किस में टूटेगा ये, NH4 प्लस Cl माइनस। तो Cl माइनस कहाँ से आ रहा है, जैसे HCl से, और NH4 प्लस जो आ रहा है वो NH3 से आ रहा है, ठीक है। तो तुम देखोगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस इस टाइप का है, क्योंकि HCl से आया ये, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ये किससे आया, NH3 वीक बेस से आया, या NH4OH से आया होगा सोफा। इस वाले में अगर तुम देखो तो क्या आएगा, CH3COO माइनस, और प्लस क्या आएगा, NH4 पॉजिटिव। तो अगर तुम इन दोनों को देखोगे तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, मतलब दोनों के दोनों वीक उससे आ रहे हैं। किससे आ रहा है, ये आएगा तुम्हारा CH3COOH से, और ये जो तुम्हारा आ रहा है ये आ रहा है NH4OH से, है ना। तो ये भी तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया वीक एसिड और वीक ही बेस है, तो WaWb। तो SASB, WaSb, SaWb एंड WaWb, ये ध्यान रखना है हमको। गॉट इट। नेक्स्ट लिखो भाई, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में भी हमको लिखना है। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो हो गए जो कि 100% आयनाइज नहीं होते हैं। तो लिखो, सब्सटेंसेस विच आर नेग्लिजिबली dissociated in, substances which are negligibly dissociated into their component ions in aqueous solution। कहाँ गए, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करो, बस इतना कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो है ये थोड़ा सा ही टूटता है, ज़्यादा नहीं। अगर मेरी मानो, या चलो ठीक है बुक्स की भी मान लेते हैं, बुक्स में भी तुम्हारा 10% तक बोलता है, मतलब अगर 100 मॉलिक्यूल्स है तो उसमें से 10 मॉलिक्यूल टूट जाएंगे, 90 मॉलिक्यूल्स वैसे ही रहेंगे इंटैक्ट। तो 10% तक भी अगर डिसोसिएशन होता है तो हम कहते हैं कि हाँ यार वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना। तो मतलब यूजली वो 5% तक रहे तो अच्छा रहेगा, लेकिन 10% तक भी हो तो चलेगा, ठीक है। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें क्योंकि 100 या नेग्लिजिबल टूट रहा है, तो सबसे पहली चीज़ तो जो तुम्हें जाननी है, या पहली चीज़ जो तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए वो है कि अल्फा इज़ नॉट इक्वल टू 1। सिंपल सी बात है, टूट रहा है लेकिन बहुत कम। कितना टूट रहा है डजंट मैटर, लेकिन कम टूट रहा है, तो एक से तो कम ही होगा। सबसे ज़्यादा एक ही तो वैल्यू है उसकी, है ना। अच्छा, दूसरा क्या है कि ये नेग्लिजिबली टूट रहा है, तो हम कह सकते हैं अल्फा इज़ वेरी वेरी लेस देन 1।
ठीक है, अल्फ़ा इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, ये ध्यान रखना है, अल्फ़ा इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, ठीक है। अच्छा, इसमें कभी भी या तो दिया होगा, तुम्हें याद नहीं रखना है, ठीक है। अल्फ़ा, अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करता, एक सेकेंड रुको, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1, ये मैंने यहाँ लिख ही दिया है, अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। अब हर एक सॉल्ट का अल्फा ज़रूरी नहीं है कि 0.5%, 0.05%, सॉरी अल्फा इज इक्वल टू 0.05 मतलब 5% हो या 2% हो, 3%, किसी का कितना भी हो सकता है, ठीक। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि दैट अल्फा फॉर दीज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इज ऑलवेज अननोन, या तो वो दिया होगा सोल्यूशन में, वो क्वेश्चन में, या तुम्हें निकालने को बोलेगा, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं अज्यूम करेगा कि तुमको सोचे कि हाँ तुमको पता होना चाहिए इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, है ना, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, तो इट विल नेवर अज्यूम दैट, इट विल नेवर अज्यूम दैट। तो लिखो इसमें अल्फा इज अननोन, अल्फा इज अननोन एंड इट इज यूजुअली गिवन और आस्क्ड इन द सॉल्यूशन, आस्क्ड इन द क्वेश्चन नॉट सॉल्यूशन, ठीक है जी। अब क्योंकि ये भाई साहब टूटे नहीं पूरा, ये थोड़ा सा ही टूटे, शुरुआत में तो ये है लेकिन ये थोड़ा सा ही टूटे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई C तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन पहले थी, उसमें से इसने C इंटू अल्फ़ा जो है तोड़ दिया। अगर इसने C इंटू अल्फ़ा तोड़ा तो हम क्या आ जाएगा यहाँ पे C अल्फ़ा और ये भी C अल्फ़ा। तो हमेशा ध्यान रखना है ये इक्वेशन जो है ये हमेशा ट्रू रहेगी, इसी तरीके से लिखनी है ये। गॉट इट? क्लियर हुई ये बात? ठीक है, तो लिख लो इसमें लिखो आयनाइजेशन, हाँ सॉरी, ठीक है, ये तो सब तो इन्होंने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों के दोनों प्रेजेंट हैं तो यहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम बन पा रहा है, अदरवाइज बनता ही नहीं। तो लिखो आयनिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड इन सच इलेक्ट्रोलाइट्स, ionic equilibrium is established in such weak electrolytes, ठीक है जी। आर वी क्लियर अबाउट दिस? ठीक है, अच्छा अल्फा ये सब चीज़ें हो गई, अल्फा इज वेरी लेस देन 1। अच्छा, इसको डब्ल्यू कहते हैं, तो डब्ल्यू के एग्जाम्पल्स भी हम देंगे, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ और कुछ बचा है क्या। ठीक है, हम इसको यूजुअली ऐसे भी लिख लेते हैं C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है, इस तरीके से भी लिखा देखोगे तो घबराना नहीं, ठीक। अच्छा, अब हम बात करते हैं ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने HClO4 देखा था, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर हम देखें तो HClO3, HClO2, HClO, H2SO3, H2SO5, ठीक है, HNO2, HF एट्सेट्रा, ठीक है, H2SO4, ओके। नाउ जो तुम्हारे कार्बोनिक एसिड है या जो तुम्हारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जैसे CH3COOH, HCOOH, C6H5COOH, ठीक है ना। इस तरीके से अगर तुम किसी को भी देखोगे सारे के सारे एसिड्स जो हैं वीक हैं, ठीक है। तो इसमें लिख लो H2S इज़ ऑल्सो अनदर वीक एसिड। तो ये याद रह जाए तो अच्छा रहेगा, ये प्रैक्टिस के साथ याद भी हो जाएंगे, डोंट वरी। लिख लो इसमें all the above acids and organic acids are weak acids। ये ऑर्गेनिक एसिड्स है ना, ये वीक है, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे पहले जो 6 थे
उन 6 के अलावा जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड है सारे के सारे वीक एसिड है। लिख लो, नोट करके, एक्सेप्ट फॉर प्रीवियस 6 ऑल इनऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। ठीक है ना, ये तो है ही, लेकिन इससे पहले जो 6 मैंने लिखवाए थे HNO3, H2SO4, HClO4, HI, HBr, HI, HCl, ये सारे के सारे जो 6 हैं वो स्ट्रॉन्ग है, बाकी सारे के सारे वीक हैं। यहाँ पे तो तुम देखो ये नॉन मेटालिक नहीं कहते इनको, मिनरल एसिड्स कहते हैं या फिर तुम्हारे इनऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। तो ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक एसिड है, ये तुम्हारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। तो इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो, ये सारे के सारे these will be weak electrolytes। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, वीक बेसिस कह लो, क्योंकि ये सारे के सारे तो क्या थे, वीक एसिड्स थे। तो वीक बेसिस में अगर तुम देखोगे तो NH3 और उसके डेरिवेटिव्स। ठीक है, लिखो अमोनिया एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसको लिखो अमोनिया एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो NH3 एंड इट्स डेरिवेटिव्स, इसमें अगर कभी भी NH3 लिखा होगा इस चैप्टर में, तो NH3 बेसिकली इस तरीके से, क्योंकि क्या होगा, NH3 जो होगा कभी हमेशा सॉल्यूशन में होगा। तो NH4 अगर NH4OH भी अगर कहीं लिखा है ना, तो कह सकते हैं कि बेसिकली अमोनिया जो है वो वाटर में डिसॉल्व्ड है। ठीक, अच्छा, अब एसिड बेस थियरीज़ की बात करते हैं कि एसिड बेस क्या होते हैं। अगर तुमसे पूछूं मैं कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, तुम्हारी एक बेसिक डेफिनेशन है कि सर जो H+ देता है वो एसिड हो गया और जो OH- देता है वो बेस हो गया, है ना। ये तो डेफिनेशन रही है अभी तक। ठीक, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, किसी किसी केस में एसिड्स और बेसिस की जो डेफिनेशन होती है थोड़ी थोड़ी मतलब डिफरेंट हो जाती है। जैसे अगर कोई एसिड या कोई कंपाउंड, नॉट एसिड, कोई कंपाउंड H+ दे पा रहा है तो वो एसिड है, लेकिन अगर वो H+ ही ले भी पा रहा है, ग्रहण भी कर रहा है, मतलब इट इज़ एक्सेप्टिंग H+, तो हम क्या कह सकते हैं, दैट इट इज़ अ बेस, जो H+ एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे उसके पास OH- नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको बेस में कैटेगराइज कर रहे हैं। तो देर आर वेज या देर आर रीजन्स या देर आर डेफिनेशंस बेस्ड ऑन विच वी कैन कैटेगराइज अ कंपाउंड इनटू एन एसिड और अ बेस। ठीक है, तो लिखो, इसमें लिखो, देर आर थ्री theories in based on which acids and bases are classified as such. There are 3 theories based on which acids and bases are classified as such, है ना, एसिड और। तो उसमें पहली थियरी जो है वो है, फर्स्ट वन इज आर्हेनियस थियरी। इस थियरी के अनुसार अगर हम बोलें एसिड क्या है, H+, कंपाउंड दैट गिव्स H+, ठीक है, कंपाउंड दैट गिव्स H+ आयन इन इट्स एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, बेस क्या है, ठीक है, इसके अनुसार ये चीज़ है। एसिड और बेस की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है। तो आज तक जो यूजुअली हमने जिसको एसिड या जिसको बेस कहा है वो ये होते हैं, है ना, वो आर्हेनियस थियरी, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है। ठीक है, तो एनी सब्सटेंस विच गिव्स, चाहे तो डेफिनेशन लिख लो, एनी सब्सटेंस और कंपाउंड दैट गिव्स H+ आयन इन वाटर, है ना, जो H+ आयन देगा वो एसिड कहलाएगा। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे,
जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ हो सकते हैं मोनो बेसिक और मोनो प्रोटिक, ठीक है। सेकंड डाई बेसिक हो सकते हैं, डाई प्रोटिक भी हो सकते हैं, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। प्रोटिक का मतलब क्या है, H प्लस प्रोटॉन को कहते हैं ना, तो H प्लस दे जो एक H प्लस देगा तो मोनोप्रोटिक या मोनो बेसिक। अब तुम बोलोगे सर बेसिक क्यों है, ये भी समझाता हूँ। डाई प्रोटिक और डाई बेसिक, ठीक है। ट्राई बेसिक, ट्राई प्रोटिक या फिर पॉलीप्रोटिक, ठीक है। पॉलीप्रोटिक मतलब 3 से ज़्यादा, है ना। इसके एग्जाम्पल अगर तुम देखो तो क्या होगा, HCl, HBr, ठीक है। यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग वीक ये सब नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। मोनोप्रोटिक या फिर इन जनरल हम इसे HA से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसमें तुम लिख लो H3BO3, H2, H3PO2, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए इसके। ये भी मोनोप्रोटिक होता है, ये भी मोनोप्रोटिक होता है। तुम बोलोगे सर इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही जो H होता है वो O के थ्रू P से जुड़ा होता है। इसमें तीनों के तीनों O के थ्रू ही B से जुड़े होते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली H प्लस नहीं देता। ये वाटर के साथ में मतलब इस वाले की अगर तुमको लिखनी है इक्वेशन तो तुम ये लिख सकते हो H3BO3। इसको अगर देखना है तो तुम ऐसे देख सकते हो, ठीक है। अगर तुम इसको वाटर के साथ में ट्रीट करते हो तो क्या करता है, वाटर का OH जो है वो इस पर चला जाता है और हमें मिलता है ये। तो इसने बेसिकली क्या किया, इसने वाटर से OH ले लिया और H प्लस दे दिया, तो इसकी प्रेजेंस में H प्लस निकला, हम कहते हैं कि इसलिए इट इज़ बिहेविंग लाइक एन एसिड। अदरवाइज कोई और रीज़न नहीं है, ये खुद से अपना H प्लस नहीं देता है, ध्यान रखना। गॉट इट। डाईप्रोटिक में H2SO4 या तुम्हारा हो गया H3PO4, H3PO3, है ना। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं H2A से इन जनरल, ठीक है। तो ये तुम इस तरीके से लिख सकते हो, H3PO3 हो गया, H2SO4 हो गया, H2S हो गया, H2CO3 हो गया। इसमें इसकी 2 डाईप्रोटिक मतलब 2 H प्लस जो दे सकता है, सिंपल सी बात है। ट्राईप्रोटिक हो गया जो 3 H प्लस दे सकता है, ठीक है। तो जो 3 H प्लस दे सकता है हो गया, हम इसको H3A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और पॉलीप्रोटिक मतलब N H प्लस दे रहा है वो, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। गॉट इट। ये किसके लिए है, इस वाले के लिए, ठीक। H3PO4 जो कि 3 H प्लस दे सकता है। अच्छा, अगर मैं बेस की बात करूं, बेस की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। बेस के एग्जांपल क्या होंगे, अच्छा मोनो बेसिक और ये बेसिक में समझाना था तुमको। भाई अगर कोई एक H प्लस दे रहा है ना, एक H प्लस दे रहा है तो एक प्रोटॉन दे रहा है, इसलिए वो मोनोप्रोटिक हो गया। लेकिन अगर वो एक H प्लस दे रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो एक इक्विवेलेंट ऑफ एसिड के से रिएक्ट कर सकता है, सॉरी एक इक्विवेलेंट बेस से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है ना। या इट कैन रिएक्ट विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ अ बेस। अच्छा, अभी तो इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट भी क्रिएट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, तो ये क्रिएट हो जाएगा। अभी के लिए बेसिक जो लिखा है उसको वैसे ही समझ लो, जब मैं रिडॉक्स रिएक्शन कराऊंगा तब वो वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक। अच्छा जी, अब अगर मैं बोलता हूँ तुम्हारा बेसिस की बात करते हैं, तो बेस में कुछ प्रोटिक कुछ होता नहीं है। इसमें तुम्हें क्या होगा, इसमें भी तुम्हें इस तरीके से ही अलग अलग उसमें बांट सकते हो इसको। तुम कह सकते हो ये मोनो एसिडिक है, ये डाई एसिडिक है, या ट्राई एसिडिक है ना। तो मोनो एसिडिक का एग्जाम्पल अगर तुम देखो, उसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एक OH माइनस देना है उसने, 1 OH माइनस। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, NaOH,
KOH, NH4OH, RBOH, CSOH, है ना, एट्सेट्रा। और इसको जब भी रिप्रेजेंट करना होता है तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, BOH। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? ये सारे के सारे हो गए। अच्छा, दूसरा क्या हो गया? डाई एसिडिक, मतलब 2 OH माइनस आयंस होंगे इसमें। ठीक है, तो कौन से होंगे? जिसमें 2 OH माइनस निकलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो भाई, इसमें हो सकता है CaOH होल ट्वाइस, SrOH होल ट्वाइस, BaOH होल ट्वाइस। ठीक है, इसको अगर तुम्हें रखना होगा तो तुम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इस वाले को अगर तुम देखोगे तो 3 OH माइनस होगा। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हो तुम? डू आई हैव एन एग्जाम्पल? ठीक है, यस आई डू। AlOH होल थ्राइस, FeOH होल थ्राइस, एट्सेट्रा। इसको अगर तुम्हें रिप्रेजेंट करना है तो तुम्हें ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। गॉट इट? ये ध्यान रखना है। गॉट इट? ये तुम्हारे हो गए। ठीक, ठीक है। तो अभी ध्यान रखना है, अगर इसके बेसिस पे तुम स्ट्रेंथ की बात करते हो, है ना, इसके बेसिस पे, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स बेस्ड ऑन आर्हेनियस थ्योरी, तो इसमें जितना ज़्यादा H+ आयन पर मोल ऑफ दैट एसिड देगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना कम देगा उतना ही वीक होगा। तो लिखो, ठीक है, द हायर, ऐसे करके नोट करके लिख लेना, द हायर द concentration of H+ ions, the higher the concentration of H+ ions, ठीक है, H+ ions for per mole of dissolved acid or base, per mole of dissolved acid or base, ठीक है, per mole of dissolved acid or base, the stronger the acid or base is, the stronger the acid or base is। ठीक है, और ठीक है, और दूसरा अगर वीक, मतलब वाई से वर्सा लिख सकते हो। ठीक है, अगर जितनी कम H+ की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ही वीक हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से लिख लो इसको। ठीक है, अब और क्या था इसमें से? इसमें भी तुम देख सकते हो कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, कुछ वीक एसिड्स हैं, कुछ वीक बेसिस है। हम देख चुके हैं उनके एग्जांपल्स, तो अब मैं और ज़्यादा इसको यहाँ बता नहीं रहा हूँ। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड में हमेशा देखना कि एक ही एरो होगा। जैसे अगर मैं बात करूँगा ये तो बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इट विल ऑलवेज बी ब्रोकन अप लाइक दिस। ठीक है, जबकि अगर मैं बेस करूँ वीकर बेस, तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम होगा। तो ये तुम्हें इक्विलिब्रियम का जो साइन तक है ना, ये भी बता देता है कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम का साइन नहीं है, सिंगल एरो है तो स्ट्रॉन्ग है, और अगर डबल एरो है, इक्विलिब्रियम का साइन है तो वीक। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्राउनस्टेड-लाउरी बेस। ब्राउनस्टेड-लाउरी बेस, ठीक है, ओके। अच्छा, ब्राउनस्टेड-लाउरी से पहले, ठीक है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन की बात कर लेते हैं इसमें। अगर आर्हेनियस थ्योरी में ही थर्ड पॉइंट लिख लेना, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन जो होता है, दैट इज बेसिकली, जैसे मान लो अगर मैं NH4 नहीं, NaOH की बात करता हूँ, NaOH combining with HCl to give NaCl plus H2O, है ना। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो acid base neutralization according to this Arrhenius concept is basically reaction between H plus OH minus to give water।
ठीक है, तो लिखो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, neutralization of acids and bases is basically a reaction between H plus and OH minus ions. H plus and OH minus ions, ये लिख लो, ठीक है जी। अच्छा, अब ब्राउनस्टेड-लाउरी, जिसको मैं BL थ्योरी कहता हूँ, ठीक, ब्राउनस्टेड-लाउरी थ्योरी जो है वो क्या है? ब्राउनस्टेड-लाउरी थियरी, ठीक है। इन भाई साहब के अकॉर्डिंग एसिड तो सेम है जैसा भी है, बेस क्या होता है? बेस एनी कंपाउंड दैट एक्सेप्ट्स H प्लस आयन, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा? डोनर H प्लस का, और ये क्या जाएगा? एक्सेप्टर H प्लस का। तो H प्लस का एक्सेप्टर है, H प्लस का डोनर, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसमें लिख लो, इसकी डेफिनेशन लिख लो। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड्स आर H प्लस डोनर्स एंड या प्रोटॉन डोनर एंड बेसिस आर H प्लस एक्सेप्टर, डोनर एंड एक्सेप्टर, ठीक है जी। तो इन जनरल जैसे इसकी एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से, ठीक है, लेट मी सी, अगर मैं बात करता हूँ HCl की, ये क्या करेगा? H प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। या फिर अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखूँ कि H प्लस या HCl जो है वो वाटर के साथ में टूट रहा है, लाइक इट इज़ कंबाइनिंग विद वाटर, तो क्या होगा? हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन लिखेंगे और इस तरीके से, ठीक है। या अगर मैं बेस की बात करता हूँ तो बेस विल रिएक्ट विद वाटर, लेट से, है ना, और ये NH4 प्लस दे देगा और OH माइनस दे देगा। अच्छा, मैं इसको क्यों इसमें कैटेगराइज कर रहा हूँ वो देखो। इसमें अगर तुम देखो, दिस कंपाउंड हैज़ गिवन H प्लस आयन, इसने H प्लस आयन दिया, तो ये क्या हो गया? ब्राउनस्टेड-लाउरी की के नज़रों में या इसके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे दिस विल बी कॉल्ड एसिड। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब इसने यहाँ पे देखो, इसका ये H2O ने एक H प्लस एक्सेप्ट कर लिया, तभी तो H2O प्लस बना होगा या नहीं? कैसे एक्सेप्ट किया करता है ये देख लेना, OH, अगर तुम H प्लस को इससे कराओगे तो ये इस तरीके से इस पर अटैक करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और यहाँ पे मिलेगा हमको ये, ठीक है। तो H3O प्लस का मतलब ये होता है जो मैंने यहाँ लिखा है, गॉट इट। तो क्योंकि H2O ने H प्लस को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि H2O ने H प्लस को एक्सेप्ट किया है, तो हम कह सकते हैं दिस इज बेस अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। सेम वे अगर तुम देखो इस केस में H प्लस ने H2O ने H प्लस दिया होगा तो ही तो OH माइनस बना, तो इस केस में दिस इज बिहेविंग लाइक एन एसिड एंड दिस इज बिहेविंग लाइक अ बेस। क्यों? क्योंकि इसने H प्लस आयन को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो लिख लो, इसमें एग्जाम्पल देख लो, ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गया। अगर तुम वाटर के बारे में देखो तो वाटर तो एम्फीप्रोटिक है। एम्फीप्रोटिक मतलब जो H प्लस ले भी सकता है और दे भी सकता है ना। तो वाटर के बारे में चाहे तुम एक नोट करके लिख लो, वाटर इज एम्फीप्रोटिक, वाटर इज एम्फीप्रोटिक, इट कैन बिहेव बोथ लाइक एसिड और बेस, इट कैन बिहेव बोथ लाइक एसिड एंड बेस, ठीक है जी, ओके। अच्छा, इसको यहाँ पे वो करते हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर तुम ये देखो, इसमें कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट होता है। ब्राउनस्टेड-लाउरी में एक कॉन्जुगेट बेस का
कॉन्सेप्ट होता है या कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का कॉन्सेप्ट होता है। व्हाट इज दिस? जैसे अगर तुम देखो ये वाला और ये वाला, ये एसिड है तो इसने H+ जब दे दिया तो जो भी एंटिटी बची उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस एसिड। दिस इज दी कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, किसका? HCl का। गॉट इट? अच्छा, ये बेस है, इसने H+ एक्सेप्ट कर लिया। अब जो एंटिटी आई है वो इसका कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगी। किसका? H2O का। ठीक है, तो सेम वे NH3 ने जब H+ एक्सेप्ट कर लिया तो इसके बेस का कॉन्जुगेट एसिड क्या हो गया? ये एसिड है तो इसने कॉन्जुगेट बेस बना लिया। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा। किसी का भी कॉन्जुगेट एसिड तब बनेगा जब इसने H+ एक्सेप्ट कर लिया, और किसी ने अगर H+ लूज किया है तो जो एंटिटी बचेगी वो तुम्हारी कॉन्जुगेट बेस होगी। तो हमेशा कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस या बेस और कॉन्जुगेट एसिड में सिर्फ H+ का डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। तो लिखो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए, एसिड बेस पेयर हैविंग डिफरेंस ऑफ 1 H+ आयन, डिफरेंस ऑफ 1 H+ आयन। इन दोनों में देखो H+ आयन का डिफरेंस है, इन दोनों में देखो सिर्फ H+ आयन का डिफरेंट है, इन दोनों में देखो इसके। अच्छा एक सेकंड ना, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। देखो तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है और ये एक दूसरा पेयर है। यहाँ पर अगर तुम देखो तो ये एक एसिड बेस पेयर है, यहाँ पे तुम देखो तो ये एक एसिड बेस पेयर है। ठीक है, क्लियर होगी बात? हमेशा पेयर्स में होगा, और एक कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस का यूज़ तुम्हारा ऑर्गेनिक में बहुत है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है। तो एसिड बेस पेयर हैविंग डिफरेंस ऑफ 1 H+ आयन इज नोन एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, तो तुम यह लिख सकते हो कि भाई अगर एसिड है तो इसमें से अगर तुम -H+ कर दो तो तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस बन गया, और अगर बेस है इसमें अगर तुम एक H+ ऐड कर दो तो कॉन्जुगेट एसिड बन गया। ठीक है, बेस में अगर H+ ऐड कर दो तो कॉन्जुगेट एसिड बन गया। तो लिख लो इसको एग्जाम्पल के तौर पे। अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे एग्जाम्पल्स देखूँ तो यहाँ पर तुम्हारा H2O H3O+, H2O OH-, NH3 NH4+, HCl Cl-। गॉट इट? ये सारे के सारे तुम्हारे इस केस में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हैं। ठीक है, इसमें जिसने H+ ग्रहण किया, जिसने लिया H+ को, वो बेस होगा, जिसने H+ दे दिया वो एसिड होगा। ठीक, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि तुम्हारे आगे भी काम आएगा, वो ये है कि अगर तुम्हारा एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस हमेशा वीक होगा। ठीक है, और अगर तुम्हारा बेस वीक है या एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है इसमें सबसे ज़्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट। तो लिख लो इसमें। ठीक है, लिखो स्ट्रॉन्ग एसिड विल बी conjugate base of a strong acid will always be weak. Conjugate base of a strong acid will always be weak. Conjugate base of a strong acid will always be weak and vice versa, है ना? तो conjugate base of a weak acid will be strong base. ठीक है, सेम वे तुम बेस के लिए लिख सकते हो कि conjugate acid of a strong base will be weak and vice versa. ठीक है, लिख लो conjugate acid of a strong base will be weak and vice versa. ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ रखना कि ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है ये तुम्हारी रिएक्शन की डायरेक्शन क्या कहते हैं डिसाइड करने में काम आता है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम कल बात करेंगे। ठीक है, बाकी जो एम्फीप्रोटिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब एम्फीप्रोटिक
एसिड्स होते हैं, उनकी हम बात करेंगे। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द थर्ड थियरी विच इज़ द लुईस थियरी, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग हो जाता है इन सब से। अच्छा, इसके अलावा एंड देन वी विल मूव ऑन टू थोड़ा सा जो कोर है इस चैप्टर का, है ना, दैट इज़ कि जो तुम्हारे एसिड्स और बेसिस हैं, है ना, वो किस तरह के टूटेंगे, कोई क्या इक्विलिब्रियम बनेगा, और फिर उसमें अल्फ़ा क्या होगा, है ना, अल्फ़ा क्या होगा, और अल्फ़ा को कैसे कैलकुलेट करना है या उसको बढ़ाना घटाना कैसे है, कल हम उसके बारे में बात करेंगे। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।